भूत होते हैं या नहीं, इस पे बहस तो बहुत होती है, पर सच झूठ का फैसला अब मैं आप पर छोड़ती हूँ। तो स्वागत है आपका घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में, जहाँ मैं हूँ आपकी होस्ट विदिशा। और अब से हर हफ्ते शुक्रवार को आप मुझे सुन पाएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई। आज ही घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। कहानियों का पिटारा लेकर हर हफ्ते मैं आप सबको ऐसे बहुत से किस्से सुनाया करती हूँ, जिनमें से कुछ काल्पनिक होते हैं और कुछ सच्चाई के रंगों में फिरोए हुए। आज नए साल की बधाई देते हुए मैं आपको एक ऐसी ही कहानी बताऊंगी। ये ऐसी हकीकत है जिसे शायद आप भी सुनकर मेरी तरह सवालों में उलझ जाएंगे। अभी जब हर कोई अपने आखिरी साल के दौरान घटे हुए अच्छे और बुरे अनुभवों को सोशल मीडिया पे सबके साथ बांट रहे थे, ठीक तभी मुझे भी ये एहसास हुआ कि भले ही किसी भी श्रोता को मेरी कहानी बनावटी लगे, पर मैं ये कहानी सबको सुनाना चाहूँगी। हर मिडिल क्लास फैमिली मेंबर की तरह बचपन से मेरे भी कुछ ख्वाब थे, जिन्हें मैं बड़े होकर अपने बलबूते पर पूरा करना चाहती थी। उनमें से एक था हवाई जहाज में अपने परिवार के साथ घूमने जाना। नौकरी और करियर का हर मुकाम हासिल करने के बाद भी मैं किसी न किसी वजह से अपने इस सपने को पूरा नहीं कर पा रही थी। मुझे अकेले कहीं भी जाने का मन नहीं था। उधर मेरे भाई और माँ पहले ही कुछ सालों से सोलो फ्लाई कर रहे थे। आखिरकार मेरी माँ ने भाई को सुझाव दिया कि मैं और भाई समर वैकेशन में कहीं घूम कर आए। इसी बात पे जब आगे बातचीत हुई तो किसी हिल स्टेशन पे जाने का प्लान किया गया। 2022 साल के 26 जून को कोलकाता से मेघालय जाने के लिए मैंने अपनी पहली उड़ान भरी। शिलोंग में फ़्लाइट से उतरते ही मेरी उस जगह के बारे में की हुई उम्मीदें कुछ ख़त्म सी हो गई। इसकी वजह है वहाँ का ट्रांसपोर्ट इश्यूज़। मुझे भाई का किया हुआ ऑनलाइन होटल बुकिंग पर पूरा भरोसा था, लेकिन जब हम दोनों होटल पहुँचे तो उन लोगों ने पहले ये कहा कि ऐसी कोई बुकिंग है ही नहीं, और फिर जब फाइनली भाई ने उनको लीगल एक्शन का डर दिखाया तो उन्होंने एक कमरे का बंदोबस्त तुरंत हमारे लिए कर दिया। बहुत सारे ट्रिप प्लानिंग के साथ शिलोंग में पहुंचा था मेरा भाई। होटल वालों के चक्कर में उस प्लानिंग में कुछ कटौती करने के बाद अगले दिन स्टेट ट्रांसपोर्ट से लोकल कुछ टूरिस्ट प्लेसेस पे घूमने के लिए निकले थे हम लोग। पर मुसीबत हमारा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। अचानक से भाई के पास होटल से एक कॉल आता है कि हमें उसी दिन उस होटल रूम को छोड़ना पड़ेगा। वजह ये थी कि उन लोगों ने होटल रूम किसी और के नाम पे बुक कर दी थी। ऐसा पहली बार शिलोंग में नहीं हो रहा था। बाकी जो हमारे बस में बैठे हुए लोग थे, उन टूरिस्ट का भी सेम एक्सपीरियंस था। उन सब से अपना आप बीती बताने पर हमें पता चला कि किसी के रहते हुए भी उनके होटल रूम को ऐसे ही किसी और को दे देते हैं शिलोंग के होटल रूम ओनर्स। जो भी था, मुझे और मेरे भाई बिट्टू को बहुत गुस्सा आ चुका था। उन होटल वालों ने कोशिश तो बहुत की थी कि हम उनके ही दूसरे ब्रांच में शिफ्ट हो जाएं, पर हमने उनकी एक नहीं सुनी। रात के करीब 8 बजे होंगे जब उस होटल से पैदल 1 घंटे तक चलते हुए हम पुलिस बाज़ार में पहुँचे। कुछ होटलों को देखने के बाद आखिरकार एक होटल में हमें ब्रांच मैनेजर बहुत अच्छे मिले, जिन्होंने ऐसा कहा कि उनके होटल में फ़िलहाल के लिए तो सारे रूम बुकड है, पर उनके होटल का एक और नज़दीकी ब्रांच है जहां वो हमारे रहने के लिए कुछ इंतज़ाम कर देंगे। वो होटल काफ़ी दूरी पर था, लेकिन अच्छी बात ये थी कि होटल रूम का चार्ज बहुत ही कम बताया गया था। हम दोनों इसलिए खुश थे क्योंकि हमारी जो ऑनलाइन होटल बुकिंग हुई थी उसके ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसे निकल चुके थे, तो हम नहीं चाहते थे कि आगे हमारा खर्चा और बढ़ जाए। उस होटल का चार्ज क्यों कम है ये पूछा तो उन्होंने बताया कि वो जो कमरा है वो फ़िलहाल के लिए खाली तो है, लेकिन वो उस फ्लोर के एकदम आखिर में है
और उस कमरे में कोई भी खिड़की नहीं है। बिट्टू और मैं इतना थक गए थे कि इन बातों पे हम दोनों में से किसी ने भी इतना मोल नहीं दिया। उस होटल की एक और खासियत ये थी कि वो पूरी तरह से लकड़ियों से बनी हुई थी। होटल के रिसेप्शन पे बैठे हुए जो मैरिड कपल सब सुविधाओं का इंतज़ाम करते थे, उनमें से जो मेल रिसेप्शनिस्ट थे उनका बर्ताव बहुत अजीब था। पता नहीं उन्हें किस बात की चिढ़ थी कि वो हमेशा हर किसी से बदतमीज़ी से बात कर रहे थे। उनको नज़रअंदाज करते हुए अपने कमरे तक पहुंचने के लिए हम जैसे ही आगे बढ़े तो थोड़ी ही दूरी पर हमने एक स्टाफ मिला जिसने हमें अपने साथ चलने के लिए कहा। लड़का करीब 19 साल का ही होगा, जिसने कॉरिडोर के आखिर तक हमें ले जाकर कहा, साहब जी, मैडम जी, ये रहा आपका रूम। इधर गर्म पानी के लिए गीज़र है, जब भी आपको ज़रूरत हो हमें कॉल करके बुला लीजिएगा। पीने का गर्म पानी भी ले आऊँगा और खाने का ऑर्डर 1 घंटे पहले दे देना। ये रहा मेनू कार्ड। वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ इस बल्ब के अलावा कोई और ट्यूबलाइट का स्विच नहीं है क्या? मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। मैडम जी, इसी से काम चलाना पड़ेगा। हमारे होटल में यही एक लाइट हर रूम में लगाया हुआ है, पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना कहकर हाथ जोड़कर विदाई लेकर वो लड़का वहाँ से तुरंत चला गया। कमरे पे नज़रें घुमाते ही मैं और भाई कुछ हैरान से हो गए, क्योंकि कुछ ट्री हाउस जैसा दिख रहा था ये कमरा। चारों तरफ बस लकड़ियों से बना हुआ नज़ारा था। लकड़ी का बेंच, बेड, टेबल, शू रैक और यहाँ तक कि उस कमरे का दीवार, फर्श और सीलिंग भी लकड़ी का बना हुआ था। अब तक शिलोंग में आने का निर्णय गलत लग रहा था, पर यहाँ इस होटल में रहने का मौका पाकर मन ही मन हम दोनों बहुत खुशी महसूस कर रहे थे। जो कुछ होता है ना, अच्छे के लिए होता है, कहा था ना, बिट्टू ने बिस्तर पर लेटकर कहा। बिल्कुल सही बात बोल रहा है भाई। अच्छा हुआ कि उस होटल से हम निकल आए, वरना इतने अच्छे रूम का पता ही नहीं चल पाता हमें। जवाब में मैंने कहा। शाम को पहले हमने डिनर की थी और उसी के बाद हम पिछले वाले होटल पे जाकर वहाँ से अपने सामान लेकर आए थे। बातों बातों में कब दोनों की आंख लग गई पता तक नहीं चला। मैं ना जब भी रात में सोती हूँ मेरी आंख सुबह जाकर खुलती है, लेकिन उस रात ऐसा हुआ नहीं। अचानक से मुझे हमारे कमरे के दीवार से किसी के ज़ोर ज़ोर से पीटने की आवाज़ सुनाई देने लगी थी, जिससे मेरी आँख खुल गई। मैं एकदम से चौंक के बिस्तर पे बैठ गई थी। तब भी लगातार कोई धम धम से दीवार पीटे जा रहा था। मैंने मोबाइल स्क्रीन पे देखा तो पता चला कि 2 बज चुके थे। इतनी रात गए कोई क्यों होटल रूम में रिपेयरिंग या कीला ठोकेगा, ये सोचे ही जा रही थी कि तभी एकदम से खामोशी सा छा गया और कुछ मिनटों के बाद मुझे कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि दीवार के उस पार में जो दूसरे रूम में रह रहे थे वही आपस में बातें कर रहे थे। मैंने ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश की ताकि मुझे पता चल पाए कि आखिर हो क्या रहा है। नहीं, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, पता भी नहीं चलेगा सुबह तक कि यहाँ क्या हुआ था। कुछ दिनों में सब भूल भी जाएंगे कि यहाँ पे कोई। अरे धीरे बात करो, आज रात ही निकलना है, वरना शक हो सकता है। चुप, लगता है कोई छुपकर हमारी बातें सुन रहा है। मैं इतना सुनते ही दीवार से दूर हट गई। इतना तो मुझे पता चल रहा था कि उस पड़ोस वाले कमरे में कोई अपने बुरे करतूतों को अंजाम देने की साजिश कर रहा था। एक आदमी और एक औरत
आपस में वहाँ से भागने के लिए मन बना रहे थे। मैंने बिट्टू को सब बताने के लिए उठाना चाहा तो पता चला कि वो मेरी ही तरह उस दीवार की तरफ देखे जा रहा था। इशारे से पूछने पर उसने कहा कि उसने भी सब सुन लिया है। बाहर निकलकर कुछ देखने की कोशिश करना खतरे से खाली नहीं था। कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो फिर भाई ने रिसेप्शन पे कॉल करने का निर्णय लिया। रिसेप्शन पे रिंग होने पर भी किसी ने कॉल नहीं उठाया। दूसरी बार कॉल करने के लिए रिसीवर पे उंगलियां रखते ही दरवाजे पे किसी ने दस्तक दिया। डर के मारे भाई और मैं एक दूसरे की तरफ बस देखे जा रहे थे। हमें अंदाज़ा था कि बाहर दूसरे कमरे के वही लोग हमें खड़े मिलेंगे। दरवाज़ा नहीं खोल सकते भाई, उनसे हमें भी खतरा हो सकता है। साहब जी, मैं हूँ। दरवाज़ा खोलकर जैसे ही सामने हमने उसी स्टाफ लड़के को देखा, हमारी जान में जान आई। उसे अंदर बुलाकर सारा किस्सा बताने पर उसने कहा, मुझे पहले ही पता था कि वो पति पत्नी नहीं है और उनके साथ जो बच्ची है ना, वो बार बार उस औरत को माँ बोल रही थी। मतलब इस बच्ची को मारकर इन दोनों का यहाँ से भागने का इरादा है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। लियाम इस होटल को बदनाम नहीं होने देगा। आप यहाँ से बाहर मत जाना साहब जी, मैं अभी उनकी खबर लेता हूँ। पर तुम अकेले कैसे उनका सामना करोगे? रिसेप्शनिस्ट या मैनेजर को बोलो, पुलिस को बुलाओ। भाई का सुझाव सुनकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत देर हो गया है साहब जी, मैं खुद ही संभालने की कोशिश करता हूँ। आप दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दीजिए साहब, बाहर किसी भी कीमत पर मत निकलना आप। लियाम की कही हुई बात मानने के बाद हमें उसके सही सलामत वापस आने का इंतज़ार करना पड़ रहा था। मजबूर थे हम, उसकी मदद भी नहीं कर सकते थे, वरना उसे यूँ अकेले मुसीबत का सामना करने नहीं देते। बाहर से हमें लियाम के चिल्लाते हुए बहस करने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो आदमी उसे मारने की धमकियां दे रहा था, पर लियाम उन्हें शायद भागने से रोक रहा था। बिट्टू बाहर जाने की सोच ही रहा होगा, पर मैंने उसका हाथ जकड़ के रखा हुआ था। कोई और उपाय ढूंढने से पहले ही उसी पल हमें 3 तेज पटाखे फूटने जैसी आवाज़ गूंजती हुई सुनाई दी और साथ ही साथ लियाम और उन दोनों लोगों के दर्द से कतराने की आवाज़ भी सुनाई देने लगी। भाई और मैं कांपते हुए बुत बनकर काफ़ी देर तक उसी जगह पे दरवाजे के सामने खड़े के खड़े रह गए। शायद सुबह हो गई थी, इसलिए पानी का पंप किसी ने ऑन कर दिया था। ये बात दिमाग में आते ही जल्दी से रिसेप्शन पे कॉल करके भाई ने हमारे रूम पे फ़ौरन आने के लिए उनको कहा। यहाँ तक सुनने के बाद हम दोनों की तरह आप सबको भी लग रहा होगा ना कि लियाम और उन दोनों व्यक्तियों की लाश उन्हें वहाँ हमारे अगले कमरे के दरवाजे पे पड़ी हुई मिली होगी। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ उन्हें कोई भी लाश मिली ही नहीं। बात ये थी कि हमारे पड़ोस वाले जिस रूम के जिक्र मैं और मेरे भाई किए जा रहे थे, वो दरअसल थी ही नहीं। उस रूम का कोई अस्तित्व नहीं था। रिसेप्शन के आदमी का कहना था कि वहाँ हमारे कमरे में रहने वाले लोग अक्सर ऐसी भूतिया किस्सों का सामना करते हैं। साल 2003 में जब ये होटल शुरुआत के दिनों में अपना नाम कमा रहा था, ठीक तभी इसके बाद से ही इस होटल में अलौकिक घटनाएं घटने लगी थी और तब उस रूम को हमेशा के लिए सील किया गया था।
वो सब तो ठीक है, पर लियाम कहाँ गायब हो गया? उसका क्या? उसे तो ढूंढना पड़ेगा ना? मैंने उस आदमी से पूछा। नहीं मैम, उसे भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। उस रात उन लोगों के साथ लियाम की भी उन्हें रोकने की कोशिश में मौत हो चुकी थी। ऐसा नामुमकिन है। रूम में पहली बार वो हमारे साथ ही आया था। हाँ, दीदी ठीक बोल रही है। बोला था कि आप लोगों ने उसे भेजा है रूम तक छोड़ने के लिए। नहीं सर, आपने शायद ख्याल नहीं किया होगा, पर हमारे यहाँ इस होटल का कोई भी स्टाफ रात के 9 बजे के बाद से नहीं रहता, इसीलिए किसी को आपके साथ भेजने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगले कुछ दिनों तक हम उसी होटल में रुके रहे, पर उस रूम में टिकने की हिम्मत हम में थी नहीं, तो इसलिए होटल वालों ने हमें दूसरे रूम पे शिफ्ट करवा दिया था। घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करते वक्त बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। अब से हफ्ते के हर शुक्रवार को मैं आपके लिए लाऊंगी ऐसी कहानियाँ जो आपके डर के परिभाषा को बदल के रख देगी।